Good morning to all of you once again to my YouTube channel. So today, as we know, we are solving the JEE Mains question paper. So today I'm present with the another video of JEE Mains 2024 29 January evening shift. So let us start this paper. On passing the gas X through Nessler reagent, a brown precipitate is obtained. The gas X is ammonia. It is totally memory based question. बच्चों आपको पता होना चाहिए क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ये चीजें आपको याद करनी है, रट्टा मारना है, सीधा सीधा मारो और आपका आंसर मिल जाएगा। अगर मैं इसको लिखूं तो मेरे पास इक्वेशन बनती है K2HgI4 इज नेस्लर रिएजेंट, इसमें मैंने अमोनिया डाला, इसमें मैंने हाइड्रोक्साइड डाला, तो मुझे मिलेगा HgO.HgNH3I। तो ये मैं अपने बच्चों को नोट्स में भी लिखवाता हूं और मेरे पास आंसर मेमोरी बेस्ड यही आंसर बन रहा है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो अगर मैं लिस्ट 1 और 2 को मैच करूं तो मुझे पता है, सबको पता है, स्टार्च अल्फा ग्लूकोज, सेलुलोज बीटा ग्लूकोज, A2B3। पहले दो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, देन वी विल मूव चेक अनदर वन। A2B3 इफ इट इज देयर, A2 नहीं है, A2 नहीं है, A2B1 नहीं है, मतलब D ही हमारा ऑप्शन है। यस, A2B3 एज यूजुअल मैंने आपको बोला है कि यू नीड नॉट टू गो फॉर ऑल द 4 ऑप्शंस। जो भी आपको दो अच्छे लगे आप उनको पिक कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मुझे ये दोनों सही लगे, मैंने ये दोनों पिक कर लिए। सो लेट अस चेक B एज आवर आंसर। यस, व्हिच इज अ राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following act as a strong reducing agent? अब बच्चों अगर आपने ध्यान दिया हो तो तकरीबन हर तीसरे पेपर में एफ ब्लॉक से क्वेश्चन आ रहा है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके ऊपर बेस्ड है, या फिर नोबल गैस। सीरियम तो नहीं है, वाई? बिकॉज ये 4F 0 हो जाएगा। लुटीशियम नहीं है, 0 है। गैडोलिनियम एंड यूरोपियम में यूरोपियम जो है ये +2 शो कर रहा है, इट शुड शो +3 बिकॉज इट इज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। सो डेफिनेटली ए इज माई करेक्ट आंसर। सबसे अलग जो है, अब ये तो पहले देखते ही खत्म हो गए, गैडोलिनियम और यूरोपियम बचा था मेरे पास। जो यूरोपियम है इसमें ये +2 है, इसको शो करनी चाहिए +3, लेकिन शो कर रहा है +2। सो डेफिनेटली ए शुड बी माय आंसर। थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओगे तो यू विल गेट द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आई गेस। फ्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप, इट इज ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। आपको याद होगा क्लोरीन जो होता है उसकी ज्यादा होती है फ्लोरीन से। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन फील होती है। दैट इज द रीजन कि ये ऐसा होता है। अब ऑक्सीजन हैज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज ज्यादा है और सेम जो कि हम फ्लोरीन के लिए यूज करते हैं, दैट इज द सेम थिंग। सो क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो उसको रिपेल करेगा, रिपल्शन की वजह से वो ऐड नहीं हो पाएगा। सो दैट मींस स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू। दैट मींस C शुड बी माय आंसर। लेट अस चेक इट हियर। ऑप्शन C। यस, वी हैव गॉट दिस आंसर, राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आई गेस। अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम द कंपाउंड ओके इज नेम्ड एज। ओके नाउ अब आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, OH है, इट शुड बी नंबर 1। तो चेक कर लेते हैं। पहले आपको पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। 1 ol 2 in 3 ol 2 ol 1 ol शुड बी माय आंसर। बच्चों कॉमन सेंस है, क्योंकि प्रेफरेंस हम देते हैं प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को, तो आपको नाम इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है कि कहां से क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। प्रेफरेंस देखो, अगर 1 ol वाले दो नाम होते तो हम डबल बॉन्ड की पोजीशन चेक करते, क्योंकि 1 ol वाला एक ही नाम है तो हमने डायरेक्टली यहीं से आंसर दे दिया है। स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर हाइड्रोजन, स्पेक्ट्रल रीजन ओके, लाइमन बाल्मेर पास्टन ब्रैकेट फंड। ये जो C और D होते हैं ये ऐसे होते हैं, C3D1, C3D1 दोनों इंफ्रारेड के हैं। लेट अस चेक। अगर वैसे मुझे लग रहा है मिक्सिंग होगी इसमें। C3D1, C3D1, C2D4, C1D4, C3D4। A is my right answer। आपको चारों के चारों चेक नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। सो A should be my right answer, which is the right answer। Yes, moving to the next question, question number 7।
The element having the highest first ionization enthalpy is carbon, aluminium, silicon, nitrogen. Nitrogen. High electronegativity, small size. Which is the right answer. बच्चों NCERT level का question है. Next. Which of the following statements are correct about zinc, cadmium and mercury? They exhibit high enthalpy of atomization as the d subshell is full. पता नहीं. Zinc and cadmium do not show variable oxidation states while He show +1 and +2. B तो true है. A का मुझे पता नहीं है. Compounds of zinc, cadmium and mercury are paramagnetic in nature. It is a false statement. क्यों? डाया होते हैं भाई सारे के सारे. Zinc, cadmium and mercury are soft metals. True. मतलब A मुझे पता नहीं है. A का नहीं पता. B and D my true है. B and D are true. अगर दो ही ऑप्शन है तो हाँ तो B and D ही मेरा आंसर है. Which is a correct answer. तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इनको आराम से सॉल्व हो जाएंगे. Next question. The ascending acidity order. Acidity is directly proportional to S character. More the S character means A, then double bond, B, then I have primary carbon, I have tertiary carbon. So plus I ज्यादा है, plus I कम है. So that means A, B, D and C. A, B, अच्छा उल्टा हो गया. A, अच्छा उल्टा हो गया. D, A, C ही मेरा आंसर है. नहीं सी नहीं है, ए बी सी डी है, मतलब डी ही मेरा आंसर आएगा. फिर डी होगा एक ऑप्शन. एरर्स चेक. ए बी डी सी है. यस, विच इज अ राइट आंसर. देखो बच्चों डायरेक्टली आपको कॉन्सेप्ट लगाना था बस, -i + i का. द करेक्ट नेम ऑफ कंपाउंड K2MnO4 इज. ओके पहले तो ऑक्सीजन स्टेट निकालो. 4 2 8 +2 मतलब ये +6 बनेगा. यहाँ +6 है, यहाँ 7 है, 6 है, 6 है, मतलब ये मेरा खत्म हो गया. अब ये है पोटाशियम टेट्रा ऑक्साइडो मैग्नेट. पोटाशियम टेट्रा ऑक्सो नहीं आएगा, ऑक्साइडो है. पोटाशियम टेट्रा ऑक्साइडो मैग्नीज. मैग्नीज नहीं बनेगा, मैग्नेट बनेगा. माइनस एनाइनिक है. तो डेफिनेटली आंसर नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर. लेट अस चेक इट. देखो बच्चों आईयूपैक नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन है, इससे आसान क्या ही मिलेगा आपको. Identify the reagents used for the following conversion. Okay. एस्टर की कन्वर्जन कौन करता है? एस्टर की स्पेसिफिक कन्वर्जन होती है डाइबाल एच से. डाइबाल एच. ओके गिवन भी है. यस गिवन भी है. इसका मतलब डाइबाल एच का मतलब हो गया मेरा ए और ये खत्म हो गया. या तो बी है या फिर डी है. ओके ए हो गया. बी मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड. सी है जिंक HCl. ये है आपका वॉल्फ किशनर और ये है Zn. तो बन क्या रहा है? अब थोड़ा सा बनाना पड़ेगा रिएक्शन यार. लेट अस मेक दिस रिएक्शन. सी चेक करना है, मतलब CHO. ओके अच्छा इसका मतलब पता क्या हो गया? बी आपकी एल्डोल हो रही है. B इज एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल. तो उसकी अगर मैं रिडक्शन करूं तो दैट मीन्स मेरे पास इससे नहीं होगी रिडक्शन, ये गलत हो जाएगा. सॉरी ये हाइड्राजीन नहीं कर सकती, जिंक HCl करेगा, है ना. तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट हम कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं वो ये है. एस्टर की एस्टर को एल्डिहाइड बनाता है आपका डाइबाल एच. उसके बाद बी सेम है. देन सी की अगर आप बात करो तो यहाँ पे जो है यहाँ पे एलिमिनेशन हो रही है या फिर रिडक्शन बोल सकते हो आप. एलिमिनेशन हुई है क्योंकि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है. ये CHO की रिडक्शन हो गई है. CHO की रिडक्शन कौन करेगा? Zn HCl. तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर डी के साथ. एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड है. हाँ देखो बच्चों एक और मिल गया आपको. एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको कभी भी पाई बॉन्ड नहीं देगा. ये आपको क्या देगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको क्या देगा? एलिमिनेशन. समझे? जो 6 मेंबर रिंग है उसका OH हटके पाई बॉन्ड बन रहा है. ये वाला पाई बॉन्ड कौन हटाएगा? एक्वस हटाएगा या फिर एल्कोहलिक हटाएगा? आप लोग खुद सोचो और मुझे भी जवाब दो इस चीज का. तो मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, विच इज द करेक्ट आंसर. सो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स
बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन आर, कॉलम है, टीएलसी है, पेपर है। कॉलम में होता है डिफरेंशियल, पेपर में नहीं होता है। पेपर में नहीं होता भाई, पेपर में एक ही होता है आपका, डिफरेंशियल नहीं होता पेपर में। पेपर ही है जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन होती है। सो डेफिनेटली सी, और सी मेरा करेक्ट आंसर आ चुका है ऑलरेडी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट। ओके, ए जो है, ए हमारा करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे CH2 की एडिशन हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ऑप्शन बी की बात करें तो यहां पे इन्होंने Br डाल दिया, करेक्ट चाहिए हमें। दैट मीन्स Br आपका यहां पे ऐड होगा क्योंकि यूवी लाइट है और पाई बॉन्ड के ऊपर एडिशन ये नहीं देता है। ऑप्शन सी की बात करें तो CH3 यहां पे बनेगा आपका स्टेबल कार्बोकेटायन, तो HI एंड माइनस, तो यहां पे आयोडीन की एडिशन होगी, मतलब सी मेरा करेक्ट है। डी की बात करें HNO2 H2O 0 डिग्री, नहीं ये भी गलत है हमारा, मतलब सी ही मेरा राइट आंसर। लेट अस चेक दिस ऑप्शन which is a right answer। तो बच्चों थोड़े से बेसिक रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए। You will get the right answers। Moving to the next question। Anomalous behavior of oxygen is due to small size and high electronegativity। एक टाइम था जब मैं बच्चों को ये बोला करता था कि अगर आपको एनोमलस बिहेवियर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए एनसीईआरटी में तो आपको ये रीजन लिख देना है कि उसका साइज स्मॉल होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। सो दैट द सेम थिंग दे हैव यूज्ड एंड इट इज द लाइन ऑफ एनसीईआरटी इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल शो जीआई। ये तो दिखाएगा, एक साइड हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, और यहां पे पाई बॉन्ड जो है इसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हो सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये मेटा पोजीशन के ऊपर है, तो मतलब ए तो दिखाएगा। बाकी चेक करते हैं, कई बार कुछ होता है। बी नहीं दिखाएगा क्योंकि CH2 है। सी नहीं दिखाएगा, सी तो दिखाएगा नहीं, CH2 है। देखो बी और सी तो आपके डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए, बचा ए और डी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे मेरे पास आ गई प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम आ गए। सो दैट इज द रीजन कि बाय डी नहीं है, तो मेरा आंसर जो है दैट शुड बी ए। बाकी चेक करते हैं, आपको पता चली जाएगा। देखो बच्चों एलिमिनेशन हो गया हमारा, बी और सी खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि CH2 है। सो लेट अस चेक दिस आंसर। आई गेस गलत है, नहीं सही है, ए इज आवर करेक्ट आंसर। सो जीआई सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स के हिसाब से हमने इसको देख लिया। नेक्स्ट है बच्चों, अ रिएजेंट व्हिच गिव्स ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट्स विद निकल आयंस इन द बेसिक मीडियम इज। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। याद रख लेना इसको बच्चों, सही आंसर है। अब मुझे तो याद है तो मैंने इसको टिक कर लिया, एनसीईआरटी में मेंशन है वैसे ये चीज डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोल ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको याद हो कुछ ऐसा है, OH plus CH Cl3 in the presence of sodium hydroxide, तो हमारे पास बनता है OH and CHO। तो ये हो गया आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। कौन सा रिएक्शन है? दिस इज राइमर-टाइमन रिएक्शन, राइमर-टाइमन रिएक्शन। तो आंसर नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है इसके। लिस्ट 1 विद लिस्ट बी, pKa वैल्यू, इथेनॉल, फिनोल, नाइट्रोफिनोल। ओके, pKa जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka, दैट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, एसिडी कैरेक्टर। इथेनॉल की एसिडिटी सबसे कम है तो A का 2 आएगा। ओके, चेक करते हैं कहां है, बाकी ऑप्शन बाद में देखेंगे। A का 2 एक ही ऑप्शन में है भाई, मिल गया आ गया आंसर। यस, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी क्या? आपको बच्चों वैल्यूज याद नहीं रखनी है, आपको याद रखना है pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। जितनी pKa की वैल्यू ज्यादा उतनी एसिडिटी की वैल्यू कम, ठीक है? तो इथेनॉल की एसिडिटी सबसे कम होती है। देखो नाइट्रोफिनोल आ गया, नाइट्रोफिनोल आ गया, एंड देन वी हैव गॉट फिनोल। फिनोल की एसिडिटी ज्यादा होती है। नाइट्रो जब इसमें ऐड हो जाएगा तो ये देगा आपको -I, तो C और D की एसिडिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू फिनोल। तो इथेनॉल आपको क्या देता है? +I। दैट इज द रीजन दिस हैपेंस। सो आवर आंसर आई गेस should is right, not should be, it is a right answer. Moving to the next question, a product A formed in the following reaction is NH2। यहाँ पे डाइजोनियम बन गया, Cu2Cl2। बच्चों किसको आंसर नहीं आता इसका बताओ? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा यार। ये तो बेसिक क्वेश्चन है जो हम
हेलोएल्केन हेलोएरीन में लिखते हैं. ओके, so right answer. Moving to the next question, question number 20. Alkyl halide is converted into alkyl isocyanide by reaction with, बताओ आइसोसाइनेट कौन देता है? क्या KCN देता है? अब इसमें से ये तो खत्म हो गया, KCN आयनिक NaCN आयनिक, ये हो गया कोवेलेंट, मतलब डी ही आंसर है. बच्चों देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. मींस आवर राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The total number of molecules with zero dipole moment among CH4. Okay, बहुत आसान पे वो है बच्चों, याद करो वो दिन. CH4 all bond pair no lone pairs, all subsidiary atom same, मतलब जीरो आएगा. BF3 जीरो आएगा, नॉन जीरो आएगा. ओके, नॉन जीरो आएगा. HF नॉन जीरो, नॉन जीरो, जीरो, नॉन जीरो. स्ट्रक्चर बना लो आप इनके, कोई दिक्कत नहीं है ना. तो एक कंसेप्ट है ऑल बॉन्ड पेयर नो लॉन पेयर, ऑल सब्सिडियरी एटम्स सेम, देन डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो. लिख लो अगर किसी ने नहीं लिखा हुआ तो. फिर बोल रहा हूं, ऑल बॉन्ड पेयर नो लॉन पेयर एंड ऑल सब्सिडियरी एटम सेम, देन डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो. सो दैट मीन्स मेरे पास आंसर आया 1, 2 और 1, 3. सो 3 शुड बी माय आंसर. जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता आप लिख सकते हो इसको, ट्रिक है बच्चों. विच इज आवर राइट आंसर. नेक्स्ट इज standard enthalpy of vaporization of CCl4 is this much. Heat required for vaporization of 284 gram of CCl4. 284 ग्राम. ओके, CCl4 के लिए है 35.5. सो 284 ग्राम के लिए कितनी आएगी? X. तो क्या करते हैं बच्चों, स्टोइकियोमेट्री लगा दें यार इसकी. 1 मोल के लिए है 30.5, तो 284 डिवाइडेड बाय 35 into 2, 70, 140, 141, 141 plus 142 plus 12, 154 के लिए कितनी आएगी? X आएगी. सो X मस्ट बी इक्वल टू, मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं ताकि हमारी कैलकुलेशन जल्दी जल्दी हो जाए. एक सेकंड रुकिए. ये बन गया हमारा 284 डिवाइडेड बाय 154, 1.8 मोल्स इंटू 30.5 multiplied by 30.5 is equal to 56.24. 56.24 राउंड ऑफ करेंगे तो 56 ही आएगा. आंसर कैसे लिखना है इसका? फॉर वेपराइजेशन कांस्टेंट टेंपरेचर किलो जूल, मतलब 56 इज माय आंसर. स्टोइकियोमेट्री से हो जाएगा बच्चों मेरे हिसाब से. चेक कर लेते हैं आंसर एक बार. 56 इज माय राइट आंसर. यस, इट इज राइट आंसर. मैंने तुक्का मारा था कि ऐसे हो जाएगा कि नहीं. सो आंसर हमारा सही आ गया. नेक्स्ट है, if 50 ml of 0.5 molar oxalic acid is required to neutralize 25 ml of sodium hydroxide, the amount of NaOH in 50 ml of given sodium hydroxide is. देखो टाइट्रेशन की बात हो रही है, तो टाइट्रेशन के लिए दुनिया भर में एक ही फार्मूला यूज किया जाता है, n फैक्टर इनटू m1v1 is equal to n फैक्टर इनटू m2v2. अब निकालना मुझे क्या है? अमाउंट निकालनी है. ओके, ऑक्सैलिक एसिड का n फैक्टर 2 इंटू 0.5 इंटू 50, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फैक्टर 1 इंटू m2 इंटू वॉल्यूम है 25, क्योंकि मोलैरिटी निकलेगी वहीं से मास निकलेगा. सो इट विल बी 100 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू m2. सो m2 बिकम्स इक्वल टू 2. 50 by 25 बन जाएगा, 2 आ गया. नाउ 2 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन 40 इंटू 1000 अपॉन 25. ओके, सो गिवन मास इज इक्वल टू 2 ग्राम. कैलकुलेशन हो गई है. एक बार चेक कर लेता हूं कैलकुलेशन. 2 25 20 40 कैलकुलेशन फिर से करते हैं, थोड़ी जल्दबाजी हो गई है मुझसे. सो m2 इज इक्वल टू 2 ग्राम. सो इट विल बिकम इक्वल टू, मोलैरिटी इज इक्वल टू n अपॉन v इंटू 1000. सो दैट मीन्स 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू, इसको मैं लिख लेता हूँ गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 अपॉन 25. सो 2 इंटू 25 इंटू 40
divided by 1000 is equal to 2. ओके अच्छा रुको 50 ml में पता करना है बच्चों, नॉट इन 25, so it should be 50. So x should be, or given mass should be 0.000244 ग्राम should be my answer. मैं एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेता हूं, मुझे थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन के ऊपर क्योंकि कैलकुलेशन में गड़बड़ हो चुकी है एक बार. So n factor 1 m1 v1 is equal to n factor 2 m2 v2, 2 into 50 into 0.5 is equal to 1 into m2 into 25. So m2 is equal to 100 into 0.5, 50 by 25, m तो आ गया 2. Now 2 is equal to given mass upon molecular mass into 1000 upon v. हाँ यहाँ पे 50 ml में ही कैलकुलेट करना है. So that means 2 is equal to given mass upon 40 into 1000 upon 50. ये 0 कट गया, ये 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो given mass is equal to 4 gram. Definitely yes, it is my right answer. Now I am confident that 4 is my right answer, which is actually a right answer. Yes, थोड़ा सा confusion create हो गया था वॉल्यूम के चक्कर में. नेक्स्ट है, the following concentration were observed at 500 Kelvin for the formation of ammonia from N2 and H2 at equilibrium. This equilibrium constant. बच्चों बहुत आसान है. फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? N2 plus 3H2 क्या देगा आपको? 2NH3. That means K is equal to NH3 raised to power 2 upon N2 into H2 raised to power 3. Values put कर दो. What is the value of ammonia? 1.5 into 1.5 into 10 raised to power minus 4 divided by 2 into 10 raised to power minus 2 into 3 3s are 9, 9 3s are 27 into 10 raised to power minus 6. तो minus 8 हो गया. अब थोड़ा सा मुझे इसके लिए करना पड़ेगा यूज ऑफ कैलकुलेटर. ओके, so 1.5 into 1.5 is equal to 2.25 divided by 2 divided by 27 is equal to 40.04166 into 10 raised to power 4. मुझे आंसर कैसे लिखना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है. So I can write its answer as 417. राउंड ऑफ भी कर दिया और डेसिमल प्लेस भी कर दिया. चेक कर लेते हैं क्या है इसका आंसर. होना तो सही चाहिए क्योंकि राउंड ऑफ के बिना आंसर हम लिखते नहीं है. Yes, it is a right answer. आसान क्वेश्चन था बच्चों. बेसिक टेक्निक यूज की हुई थी जस्ट. एक कांस्टेंट करंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए कांस्टेंट करंट वाज पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ AuCl4 नेगेटिव. AuCl4 नेगेटिव बिटवीन गोल्ड इलेक्ट्रोड्स. AuCl4 नेगेटिव में इसकी ऑक्सीजन स्टेट आ रही है +3, मतलब मेरा n फैक्टर जो है वो 3 बनेगा. आफ्टर अ पीरियड ऑफ 10 मिनट्स द इंक्रीज इन मास ऑफ कैथोड वाज 1.314. टोटल चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन इज दिस मच फैराडे. ध्यान रखना 96500 से मल्टीप्लाई नहीं करना, फैराडे की फॉर्म में इसका आंसर देना है. सो दैट मींस W इज इक्वल टू ZIT, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं? W इज इक्वल टू EIT अपॉन N इंटू फैराडे. राइट, सो दैट मींस 1.314 is equal to 197 into, फाइंड आउट क्या करना है? टोटल चार्ज I upon F into 600. I guess 10 minutes है. हाँ, so that means Faraday is equal to, अब इसको मैं Q is equal to, क्योंकि इसको भी खत्म करूं तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा, मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 2 into 10 raised power minus 2 की फॉर्म में लिखना है ना. So my answer is 2. Yes, 2 should be my answer. Let us check if it is right or wrong. Yes, it is a right answer. So moving to the next question.
So next question, the total number of anti-bonding molecular orbitals found from 2s and 2p atomic orbitals in a diatomic molecule is. देखो बच्चों, इनडायरेक्टली इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है MOT से. अब MOT में आपको पता होना चाहिए सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, sigma 2pz. Then we have pi anti-bonding 2px, pi anti-bonding 2py and sigma एंटी-बॉन्डिंग 2pz. तो ढूंढना क्या है? फाउंड फ्रॉम टोटल नंबर ढूंढना है ना, तो एक ये हो गया, तीन ये हो गए. सो माय आंसर शुड बी 4. लेट अस चेक इफ इट इज 4 और नॉट. आई गेस 4 ही होना चाहिए क्योंकि हमने सही तो किया है अटेम्प्ट. आसान क्वेश्चन था, मतलब कॉमन सेंस थोड़ा सा बेसिक यूज करना था, बट इजी क्वेश्चन था. द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो आइसोटोप ब्रोमीन इज 82. 36 है. द फ्रैक्शन विच रिमेन्स आफ्टर 1 day इज. फ्रैक्शन निकालनी है. फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि हमें निकालना है log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स. चलो स्मार्ट बोर्ड पे करते हैं इसको. आसान क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं है. हाफ लाइफ गिवन है आई गेस. ओके, 36 आवर्स हाफ लाइफ है, इंटू 10⁻² में निकालना है. ओके, सो टी हाफ इज इक्वल टू कितना है? 36 आवर्स. 36. नाउ k is equal to 0.693 upon t half, so it will become equal to 36 divided 0.693 0.693 divided by 36 is equal to 0.01925. Now k is equal to 2.303 upon t log of a upon a minus x, which means log of a upon a minus x is equal to k into t upon 2.303, that is equal to 0.0195 into what is the value of t? T is 1 day I guess. The fraction which remains after 1 day. Yes, t is 1 day. 1 day means it is 24 hours. So multiply by 24 divided by 2.303. So log of a upon a minus x should be equal to, let us calculate, multiplied by 24 is equal to this much, divided by 2.303 is equal to 0.20036. Now I have to take anti-log. Anti-log मैं लेता हूं, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूं इसका. So इसका जो मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ रहा है that is 0.6301. So 0.6301 उसको कन्वर्ट करना है. So that means मेरे पास इसका आंसर बन रहा है 63, which is the correct answer. बच्चों अच्छा क्वेश्चन था. ऐसे क्वेश्चन JEE में आने चाहिए ताकि आप लोगों का जो लेवल है वो बढ़िया हो जाए, ताकि सिलेक्शन में थोड़ा बहुत तो होना चाहिए इसमें, है ना. टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन 2-formyl hex 4 enoic acid is. स्ट्रक्चर बना लेते हैं. क्या क्या है? हेक्स इनोइक, दैट मीन्स कलर दूसरा ले लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. 2-formyl मतलब C डबल बॉन्ड O एंड H. 4 in 1 2 3 4 1 2 3 4 4 in ओइक एसिड O एंड H. अब बाकी लगा दो हाइड्रोजन. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2. अब मेरे पास पाई बॉन्ड्स कितने आ गए? पाई बॉन्ड तो मेरे पास हो गए 3. सिग्मा कितने आ गए मेरे पास? सिग्मा मेरे पास बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19 बन रहे हैं. 22 आएगा. चेक कर लो एक बार. पाई तो 3 है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. हाँ, 22 ही आएगा आंसर. डेफिनेटली 22 शुड बी माय राइट आंसर.
Yes, it is my right answer. So moving to the next question, I guess question number 29. The oxidation number of iron in the compound formed during Brown ring test. बच्चों ब्राउन रिंग टेस्ट का क्वेश्चन आने के चांस है 80%. तो आपको इसका कंपाउंड याद होना चाहिए. इसका कंपाउंड बनता है FeH2O5NO+2 और इसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है +1. तो ये मेमोरी बेस्ड, आपको मेमोरी बेस्ड ही बना लो इस क्वेश्चन को. सीधा सीधा बस पुट करो, आंसर लाओ, विच इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है molality of 0.8 mol H2SO4 solution with density this one is equal to. यूज करो डायरेक्टली फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैरिटी. सो मोलैरिटी इज इक्वल टू m into 1000 डिवाइडेड बाय d into 1000 माइनस m into molecular mass of solvent. so it should be equal to, मैं इसमें वैल्यूज पुट कर लेता हूं, 0.8 into 1000 डिवाइडेड बाय 1.06 into 1000 माइनस 0.8 into 98. मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं. इस सारी कैलकुलेशन को निकालने के बाद फाइनल आंसर देता हूं आपको. दिस इज इक्वल टू, लिखना कैसे है, 10⁻³ में लिखना है. सो इट इज इक्वल टू 0.815. तो दैट मींस इक्वल टू 815 into 10⁻³ 5 नहीं है, राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं मैं इसका आंसर. सो मेरा आंसर है 815. लेट अस चेक इफ इट इज राइट और रॉन्ग. 815 which is the right answer. so बच्चों this paper was easy paper. easy तो नहीं था, कुछ क्वेश्चन थे इसके अच्छे लेवल के जो कि JEE में होते हैं. so thank you very much for watching my videos. please like, share and subscribe my channel. thank you very much. we will be present with the another video of 30th January I guess. so thank you very much once again.